Good morning, class. Hi, I am Sonia Sharma, your economic teacher. From today onwards, I am going to teach you economic subject, and today we will start our economic class from first lesson. So हिंदी मीडियम के भी अगर स्टूडेंट हैं इस ग्रुप में तो वो भी ध्यान दें कि आपको अर्थशास्त्र मैं पढ़ाऊँगी। मेरा नाम सोनिया शर्मा है और आज से आपके लेसन शुरू हो रहे हैं। फर्स्ट लेसन से हम लोग शुरू करेंगे। फर्स्ट लेसन बहुत इजी है और जो भी आपकी क्वेरीज होती है, जो भी डिफ़िकल्टी है या सपोज़ मैं जो समझा रही हूँ उसमें आपको कुछ चेंजेस चाहिए, किसी और वे में आपको समझ में आ रहा है, तो आप अपने सजेशन और क्वेरीज़ अपना जो ग्रुप आज बना है इकोनॉमिक्स का मतलब कॉमर्स का 11th कॉमर्स का, तो उसमें आप वो सारे क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। और नोट्स रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ होगी या जो भी नोट्स हमें आपको देने होंगे वो भी उसी ग्रुप में हम आपको सेंड करेंगे और टेस्ट भी लिए जाएंगे उस ग्रुप में। तो वो ग्रुप आप उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी मैसेजेस आते हैं, उन्हें बराबर आपको देखना पड़ेगा। और जब भी आप स्कूल आएंगे तब जिस तरह से पढ़ाई होगी वो इसके आगे से शुरू होगी, है ना। उसके पहले हमें वीडियो के थ्रू ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अभी यही ऑप्शन है। और कॉमर्स, आप सब ने कॉमर्स लिया है तो ऑब्वियसली सोच समझ के ही लिया होगा अपने करियर के अकॉर्डिंग। तो कॉमर्स में मेनली 5 सब्जेक्ट हैं। ऐसे अगर हम राजस्थान के बाहर जाएं तो 4 सब्जेक्ट मेनली कॉमर्स के होते हैं, एसपी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। पर अपने राजस्थान में एसपी नहीं होता, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, वो हमें अलग से बाद में पढ़ना पड़ता है डिग्री में, ठीक है। तो अभी हमारे पास है बीओ, वही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स को ही अपन यहाँ पे बिजनेस स्टडी बोलते हैं, वही सारा मैटर अपन पढ़ते हैं। और दूसरे जो 2 मेन सब्जेक्ट हैं इकोनॉमिक्स और अकाउंट, वो तो हमें पढ़नी है। इसके अलावा 2 लैंग्वेजेस होती हैं हमारी 12th तक, हिंदी और इंग्लिश। तो इस तरह से आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीयू। तो उसमें से मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगी। जैसे कि आप लोगों में से बहुत से बच्चे मुझसे 10th में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको इकोनॉमिक्स वाला पार्ट पढ़ाया भी था 10th में, इंग्लिश मीडियम को, जो C और D क्लास थी। तो वो बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, उनको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था इकोनॉमिक्स और कहा भी था कि अगर तुम लोग फ्यूचर में कॉमर्स लेते हो तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आएंगी। तो मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया था, सिर्फ किताब वाला नहीं पढ़ाया था, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक्स है ही बहुत डीप नॉलेज है, तो उस नॉलेज को मैंने पूरी तरह से तुम्हें बताने की कोशिश की थी। तो उस हिसाब से बहुत कुछ आइडिया है आप लोगों को इकोनॉमिक्स में क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट में हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी वर्ड को अगर हम नॉर्मली देखें या इकोनॉमी के अंदर भी, इकोनॉमी के अंदर अगर हम लोग जाएं, देखो ये लेसन का नाम तो मैंने लिखा है लेकिन आज हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में से एक चीज़ है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये मैं 10th में पढ़ा चुकी हूँ। हिंदी में इसे बोलते हैं आर्थिक क्रिया। क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया बोलते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें आर्थिक क्रिया होती है, ठीक है। आर्थिक क्रिया वो होती है, आर्थिक क्रिया क्या होती है? आर्थिक क्रिया वो होती है जिसमें रुपया, रुपए का इस्तेमाल होता है।
होता है। देखो, हमने कुछ खरीदा, कुछ बेचा, दोनों ही आर्थिक क्रियाएं, क्योंकि अगर हमने कुछ खरीदा है तो बदले में पैसे दिए, अगर हमने कुछ बेचा है तो बदले में पैसे लिए। पर हम लोग किसी को गिफ्ट दे देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, तो वो एक आर्थिक क्रिया नहीं है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, आर्थिक क्रियाएं होती है, उसी से मिलके बनता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स बनता है। ठीक है, ये एक 10th में मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी आप लोगों को 10th में, तो इंग्लिश मीडियम वाले जानते हैं कि मैंने अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में 10th में भी आपको पढ़ाया था, क्योंकि बिना इन्हें समझे हम लोग इकोनॉमिक्स का कोई भी लेसन नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो आज मैंने वापस बता दिया अर्थशास्त्र क्या है, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व, मीन्स अपने देश की करेंसी रुपीज़ इन्वॉल्व है। जो ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग किसी को गिफ्ट दे दिया, दान कर दिया, वो सारी चीज़ें का मतलब रिकॉर्ड का कोई मतलब नहीं होता, तो वो आर्थिक क्रियाएं नहीं होती, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, तो वो हमारे अर्थशास्त्र में किसी काम की नहीं है। मतलब वो कहीं पे भी जब हमने किसी और से कुछ खरीदा तो हमने बदले में उसको पैसे दिए, वो एक आर्थिक क्रिया। या हमने कुछ बेचा तो बदले में पैसे लिए, वो भी एक आर्थिक क्रिया है। हर चीज़, हर गुड्स और सर्विस मतलब गुड्स मतलब वस्तुएं, सर्विस मतलब सेवाएं, जितनी भी वस्तु और सेवाएं हम खरीदते हैं, बेचते हैं, उन सब के बदले हम करेंसी, जो भी उस देश की करेंसी होगी, उसका इस्तेमाल करते हैं। और जब हम करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अपने देश की करेंसी क्या है, रुपीज़ है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो एक आर्थिक क्रिया है। लेकिन अगर हम किसी को गिफ्ट कर रहे हैं या दान कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, तो वो एक आर्थिक क्रिया नहीं है। और जितनी भी आर्थिक क्रियाएँ होती है वो सारी इकोनॉमिक्स में आती है। तो ये एक बहुत मतलब मैंने एक छोटी चीज़ ली है, अपन बड़ी बड़ी चीज़ों पे धीरे धीरे जाएंगे। वैसे ये सब 10th में मैंने इंग्लिश मीडियम वालों को तो पढ़ाया था, C और D को, तो उन्हें ये अच्छे से याद होगा। पर अगर कोई हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं जिनसे मेरा कोई पहले कांटेक्ट नहीं हुआ, मैं नहीं पढ़ा पाई जिन्हें, तो उनको भी बुक में तो था ही ये चीज़, तो इस चीज़ को आप पहले भी पढ़ चुके हो। फिलहाल ये अभी अपने लेसन में नहीं है, लेकिन ये मैंने कनेक्ट करने के लिए आपको बताया। तो आप ये मत समझिएगा कि 11th का इकोनॉमिक्स बिल्कुल ही अलग है 10th के इकोनॉमिक्स, नहीं। 12th का इकोनॉमिक्स जो है वो 10th और 11th के इकोनॉमिक्स के आगे है, थोड़ा सा अलग है, बहुत डीप में है वो सारे कंसेप्ट उसके। लेकिन 11th का इकोनॉमिक्स जो है वो बिल्कुल स्टार्टअप है अपना, और 10th के इकोनॉमिक्स से पूरी तरह से रिलेट करता है। जैसे कि आप लोगों ने मीन मीडियम मोड पढ़े थे, वो सारी चीज़ें अभी भी हैं, थोड़ा और आगे है उसके, ठीक है। तो वो पार्ट 2 जो है अपने इकोनॉमिक्स का, उसमें वो सारी चीज़ें भी हैं। और ये जो थियोरी वाला पार्ट आज मैं शुरू कर रही हूँ, इसमें कुछ इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट है कि पहले इंडिपेंडेंस के पहले अपनी क्या स्थिति थी, इंडिपेंडेंस के वक्त हमारी स्थिति क्या थी, कैसे हमने धीरे धीरे उसको ओवरकम किया, मतलब उन स्थितियों का सामना किया और अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया, या कैसे हमने इकोनॉमिक प्लानिंग की। जो 5 ईयर प्लानिंग होती थी ना पहले, अब बंद कर दी है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया 12th इकोनॉमिक प्लानिंग लास्ट थी, 13 इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं बनी हमारी, ठीक है। अब हर साल की प्लानिंग बनती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग बनती है, 5 ईयर प्लानिंग नहीं बनती। तो ये सारी जो 5 ईयर प्लानिंग इंडिपेंडेंस के बाद से शुरू हुई, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, रोज़गार के बारे में मतलब एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, पॉवर्टी गरीबी के बारे में पढ़ेंगे, और कंपनीज़ कैसे आती है अपने देश में, किस किस तरह की कंपनीज़ होती है, कैसे चलती है, कैसे रन होती है, कैसे प्रॉफिट कमाती है, ये सारी चीज़ें अपने इस थियोरी वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही है, कुछ आपको सॉल्व नहीं करना। लेकिन पार्ट 2 जो है उसमें मीन मीडियन मोड और आगे भी कुछ चीज़ें और एडवांस होंगी जो आपको सॉल्व करनी होगी, तो उसे हम थोड़ा बाद में लेंगे। पहले हम स्टार्टिंग इसी से करेंगे। तो आप लोगों को इकोनॉमिक्स का मतलब ज़रूर समझ में आ गया होगा। बिना इकोनॉमिक्स का मतलब समझे इकोनॉमिक पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें कोई अगर ये पूछ ले कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो पहले हमको वो बताना आना चाहिए।
है ना। तो इकोनॉमिक्स का मतलब आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा लेसन पे जाएंगे। लेसन भी अपना इजी है। फर्स्ट लेसन लमसम अपने 10th में आपके लेसन थे, हिस्ट्री में कोई लेसन रहे होंगे, उनसे ये रिलेट हो सकता है, ठीक है। तो इतना टफ लेसन नहीं है। फ़िलहाल इसकी बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मैंने भी डाउनलोड किया आप लोगों के लिए। तो लेसन का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब इस लेसन का मतलब ये है कि इंडियन इकोनॉमी उस स्टेज पे जब हमें जस्ट इंडिपेंडेंस मिला था, मतलब जब हम लोग स्वतंत्र हुए ही थे, और उस समय जो हमारी स्थिति थी वो कैसी थी। तो हम इसके बारे में पहले थोड़ी बात कर लेते हैं कि जब कॉलोनियल राज था हमारे देश में, मतलब ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, तो उनका यही मोटिव था कि हम मतलब इंडियन लोग खुद कोई इंडस्ट्री डेवलप ना कर दे। इस चीज़ का उन्हें बहुत डर था। इसके लिए उन्होंने यहाँ पे जो छोटे छोटे व्यापारी थे या कुछ हैंडमेड चीज़ें बनती थी, इन सबको भी बंद करने की कोशिश की। वो क्या करते थे, अपने यहाँ से सारा रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल अपने देश ले जाते थे, वो भी बहुत सस्ते दामों से अपने से खरीदते थे, ज़बरदस्त से, और वहाँ ले जाकर वहाँ उनकी फैक्ट्रियों में उसको फिनिश गुड्स बनाते थे। फिनिश गुड मतलब तैयार माल बनाते थे, मतलब उसका जैसे यहाँ से कॉटन लेके गए, वहाँ जाके कॉटन के क्लोथ्स बनाए या कपड़े बनाए, और फिर उनको वापस अपने देश में लाके बहुत महंगे भाव में बेचते थे। इससे अब उस लाने और ले जाने का भी जो किराया लगा, मतलब जो कॉस्ट लगी, वो तो उसमें जुड़ ही गई, और वो अच्छा खासा अपना प्रॉफिट भी जोड़ लेते थे, और फिर हमें प्रेशराइज करते थे कि हम उनके ही सामान खरीदें। मतलब विदेशी गुड्स, जो फॉरेन गुड्स थे, वो हमें खरीदने पे मजबूर करते थे। ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो इससे अपनी इकोनॉमी वीक होनी थी, दोनों तरफ वीक हो रही थी ना। तो यहाँ कोई प्रोडक्शन हो रहा था, और जो कच्चा माल था वो बहुत ही सस्ते रेट पे ले रहे थे, तो वहाँ पे मतलब फार्मर्स को भी नुकसान हो रहा था। फिर जो क्राफ्टमैन थे, मतलब जो बनाते थे, बुनकर वगैरह होते हैं, उनको बिल्कुल उनका काम बंद करवा दिया, वो भी बिल्कुल बेरोज़गार हो गए। उसके बाद वो जो प्रोडक्ट लाके यहाँ बेचते थे, बहुत महंगे दामों पे बेचते थे, तो जो खरीदने वाले लोग होते थे उन्हें बहुत महंगा पड़ता था, तो वो खरीदना तो पड़ेगा ही, अब कुछ और मिल नहीं रहा है तो ज़रूरतें पूरी करने के लिए। लेकिन इससे लोग धीरे 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 बहुत गरीब होते गए। तो ब्रिटिश का यही पर्पस था कि इंडियन लोगों को इंडस्ट्री डेवलप ना करने दी जाए। अगर इंडियंस को ये बात पता चल गई कि कैसे इंडस्ट्री चलती है, छोटे बड़े कॉटेज इंडस्ट्री जो थी वो भी वो बंद करवा चुके थे, कि अगर ये सारी इंडस्ट्री चलेंगी तो यहाँ के लोग यहीं के गुड्स खरीदेंगे, यहीं का माल खरीदेंगे, क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा, विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे, उससे हमें लॉस होगा। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री शुरू नहीं होने दी। सिर्फ एक ही इंडस्ट्री शुरू हुई थी इंडिपेंडेंस के पहले, वो थी टिस्को, टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी, जो हाँ इंडियन की है। जमशेद टाटा जो थे उन्होंने शुरू की थी झारखंड में, जमशेदपुर है वहाँ पे। पर वो एक लौती इंडस्ट्री थी, और वो लोग भी इसलिए शुरू कर पाए क्योंकि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो थोड़ा ठीक था, और फॉरेन में उन्होंने भी पढ़ाई करके और फिर यहाँ पे अपना पूरा वो डेवलप किया था। तो वो सिर्फ एक लौती इंडस्ट्री थी जो चल रही थी। तो आगे हम अब लेसन में जिस तरह से है, जो भी मैटर है, उसके थ्रू हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप सो आपको आज वाला इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, और लेसन का जो मैंने समरी बताई है आपको, शॉर्ट में जो बात बताई है, वो आपको समझ में आई हो। दैट्स इट। जय हिंद दोस्तों। क्लास 11th में आप जब आते हैं तो उसमें एक अपना सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र, जिसको आपको पढ़ना पड़ता है। शायद ही आप में से पहले किसी ने अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र के बारे में नाम सुना होगा, क्या होता है। जब हम इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा अटपटा लगता है, बोरिंग सा लगता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, जिससे आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक जानने में आसानी रहेगी। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में।
एक एक करके जो टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन का अर्थ और परिभाषा। सेकंड आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि विशेषताएं अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग प्रोसेस यानी अकाउंटिंग प्रक्रिया क्या है, पेइंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी यानी पुस्तपालन, लेखांकन और लेखाशास्त्र में के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको इनके बारे में अच्छे से जानना है, समझना है, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, रेगुलर इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है और इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। लेकिन उसको समझने से पहले आप जरा ये सोचिए कि हम सभी अपनी लाइफ में पैसा कमाने के लिए, इनकम को अर्न करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई लॉयर बनता है, तो कोई जॉब करता है, तो कुछ पर्सन्स ऐसे भी होते हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, यानी खुद का व्यवसाय करते हैं। और बिजनेस में एक्चुअली होता क्या है, देखिए जनरली बिजनेस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमें बिजनेस करना किस चीज का है। जैसे कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो और आपने ये सोचा है कि आप जूता बनाने का बिजनेस करोगे, तो सबसे पहले आप यह डिसाइड करोगे कि आप किस तरह का जूता बनाना चाहते हो। फिर उसके लिए क्या क्या सामान आपको चाहिए वो डिसाइड करोगे। तो जूता बनाने का जो भी सामान होता है उसको अकाउंटिंग में बोलते हैं रॉ मटेरियल, और हिंदी में इसको बोलेंगे कच्चा माल। ये होता है चमड़ा, धागा, यानी ऐसा कोई भी सामान जो कि जूता बनाने के लिए जरूरी होता है, शू मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी होता है। फिर आप उसको प्रोसेस करते हो, यानी उसको बनाते हो टूल्स की मदद से, औजारों की मदद से, मशीन्स की मदद से। इसको बनाने के बाद आपका तैयार होता है फाइनल प्रोडक्ट, जो कि आप बाजार में बेच सकते हो। तो मार्केट में बेचने पर, मार्केट में इसको सेल करने पर पैसा मिलता है। और क्वेश्चन भी यहीं से स्टार्ट होता है कि एक्चुअल में आप बिजनेस करते क्यों हो। ऑब्वियसली आंसर यही है कि पैसा कमाने के लिए। तो जो भी बिजनेसमैन बिजनेस करता है, यानी जो भी व्यक्ति व्यवसाय करता है और वो अपने व्यवसाय से जो भी आय कमाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉफिट, यानी लाभ। अब ये जो प्रॉफिट है, ये जो लाभ है, कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है किसी भी बिजनेस में, कैसे पता चलेगा। इसके लिए पता चलेगा कि बिजनेस में जितनी भी आय है, यानी जितनी भी रेवेन्यू है, उसमें से बिजनेस की सभी एक्सपेंसेस को, यानी बिजनेस के सभी खर्चों को घटा दें तो प्रॉफिट पता चल जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि बिजनेस की जितनी भी आय है, जितनी भी रेवेन्यू है, उसको कैसे निकाला जाए। बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, उसको कैसे निकाला जाए। ऑब्वियसली आप कहोगे कि उसको लिखेंगे। तो अभी जो लिखने का तरीका है, ये भी कैसा है, क्या हर कोई इसको अपनी मर्जी से लिख ले। आपका जैसा मन कर रहा है आप इसको अपनी मर्जी से लिखेंगे, आपके फ्रेंड का जैसा मन कर रहा है, आपका फ्रेंड अपने बिजनेस में इनकम्स, प्रॉफिट और एक्सपेंसेस को अपनी मर्जी से लिखेगा। तो हर कोई अपनी मर्जी से लिखेगा या फिर इसका कोई प्रॉपर सिस्टम भी है लिखने का। तो आंसर है यस। हर एक बिजनेस की हर एक चीज को, यानी इनकम को, प्रॉफिट को, खर्चों को, हर चीज को लिखने का एक प्रॉपर सिस्टम होता है। और इसी प्रॉपर सिस्टम को हम बोलते हैं अकाउंटिंग, यानी बिजनेस में सभी ट्रांजैक्शंस को लिखने का प्रॉपर सिस्टम। ट्रांजैक्शन मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको लेन देन। बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहे हैं, किसी से कुछ लिया जा रहा है या फिर दिया जा रहा है, उसको किस तरह से लिखना है, इसी सिस्टम को ही हम बोलते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जो बताता है कि बिजनेस में सभी ट्रांजैक्शंस को कैसे लिखा जाए, और यही सब आप अपनी क्लासेस में सीखोगे, पूरा सिस्टम की किस तरह से लिखना है। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, यानी अकाउंटिंग जब आप करते हो, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को जब आप लिखना शुरू करते हो, तो आपको एक एक करके स्टेप्स कुछ फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले आप पहली सीढ़ी चढ़ोगे, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ोगे, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ोगे। तो ये जो आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, इसका नाम है, सबसे पहले आ जाता है आइडेंटिफाइंग, यानी पहचानना। क्या पहचानना? ऑब्वियसली अकाउंटिंग, यानी जब बिजनेस में आप प्रॉफिट निकालोगे तो क्या लिखोगे आप, खर्चे या फिर आय। खर्चे आय किससे रिलेटेड होते हैं, पैसे से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे कोई भी लेन देन जो कि पैसे से रिलेटेड है, उसको आप लिखोगे। इसको अकाउंटिंग की भाषा में हम बोलते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो आप ऐसे इवेंट्स या फिर ट्रांजैक्शंस को, हिंदी में कहेंगे लेन देनों को, सबसे पहले पहचानते हो जो कि पैसे से रिलेटेड है। उनको पहचानने के बाद फिर आप उनको मेजर करोगे। क्या मेजर करोगे कि अगर कोई भी इकोनॉमिक इवेंट हो रहा है तो उसकी फाइनेंशियल वैल्यू कितनी है, यानी इकोनॉमिक वैल्यू कितनी है। जैसे कि अगर आपने कोई भी माल बेचा है, कोई भी गुड सेल किया है, तो कितने का किया है, 4,000 रुपए का या 5,000 रुपए का। तो ये
2 काम करने के बाद फिर आप करोगे एक्चुअल में रिकॉर्डिंग, यानी उसको लिखोगे। और अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग का नाम होता है जर्नलाइजिंग, यानी जर्नल एंट्री करना, हिंदी में बोलेंगे प्रविष्टियां करना, आगे हम समझेंगे। तो उसके बाद आप रिकॉर्डिंग करते हैं। अब रिकॉर्डिंग भी कई तरह से होती है, थोड़ी देर बाद हम इसके बारे में जानेंगे। फिर अकाउंटिंग में 4th स्टेप आता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है कि एक जैसी ट्रांजेक्शन्स को किसी एक बुक में लिखना। माना आपका एक क्लाइंट है जिसका नाम है राम, तो राम से जितने भी लेन देन है आप उसको एक अलग से बुक बना लोगे, जिसको बोल दोगे आप राम की बुक, यानी राम्स अकाउंट। तो आप सारी लेन देन राम की बुक में लिखोगे। तो आप ग्रुप में बांट रहे हो सभी ट्रांजेक्शन्स को, एक जैसी ट्रांजेक्शन्स को एक बुक में लिख रहे हो, उसी को बोलेंगे क्लासिफाइंग। फिर आता है समराइजिंग। इसका मतलब होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स आपने लिखी है उसका फाइनल क्रक्स, यानी एक्चुअल में क्या निकाला है वो निकालना। समराइजिंग में आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, यानी अंतिम खाते। इसमें आते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट। सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस निकलता है। फिर आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी लाभ हानि खाता, जिसमें आपको नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकल के आता है। फिर आप बनाते हो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कुछ नहीं होती, एक लिस्ट होती है उन सभी सामानों की जो बिजनेस की है और जो बिजनेस की नहीं है। तो ये बनाने के बाद एक्चुअल में कोई भी पर्सन को आप बता सकते हो कि इस बिजनेस का इतना प्रॉफिट रहा, इतना लॉस रहा, बिजनेस में इतना इतना सामान है अपना और इतना इतना सामान उसने दूसरों का लेके रखा हुआ है। तो ये चीज कहाँ से निकल के आती है? समराइजिंग, यानी फाइनल आंसर इससे निकल के आ जाता है। फिर आ जाता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। अब बिजनेस में सिर्फ खाली यही तो नहीं कि इस साल प्रॉफिट अर्न कर लिया, दूसरे साल के बारे में सोचो, नहीं, ऐसा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ज्यादा प्रॉफिट हो गया या फिर लॉस हो गया। तो ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ है, या फिर लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है। तो इसको पता करने के लिए अकाउंटिंग में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी सूचनाएं हैं, उसको विश्लेषण करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और फिर उनको अपने वर्ड्स में बताते हैं कि कंपनी ने, बिजनेस ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से इतना प्रॉफिट हुआ और इतना लॉस हुआ। उसके बाद आ जाता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब दूसरों को बताना, अपनी बात को दूसरों को समझाना। तो बिजनेस में अकाउंटिंग का कम्युनिकेटिंग स्टेप ये कहता है कि अकाउंटिंग की वजह से जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आई है, प्रॉफिट है, लॉस है, जो भी है, और उसके पीछे क्या क्या रीजंस हुए हैं, उसको एक प्रॉपर रिपोर्ट में तैयार करना और फिर लोगों को बताना, मालिक को बताना, मैनेजर को बताना, गवर्नमेंट को बताना, एटसेट्रा। तो ये आ जाता है कम्युनिकेटिंग में। तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें आपके 7 स्टेप्स हैं 1 by 1। ये जो पूरी डेफिनेशन है ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, आप अपनी स्क्रीन से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है कि एक्चुअल में प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, जो डेफिनेशन मैंने अभी बताई थी वो इन जनरल है, यानी आप अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हैं, लेकिन एक डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ती है जो कि किसी इंस्टीट्यूशन या फिर किसी राइटर के थ्रू गिवन हो। तो यहाँ पर हम जो डेफिनेशन ले रहे हैं वो गिवन है द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये क्या कहता है कि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस तरह की आर्ट है? रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की एंड समराइजिंग की इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स है किसी भी बिजनेस में, उसको हम मनी की वैल्यू में लिख सके, उसके लिए उसको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइजिंग करना। यानी जो जो भी आपने स्टेप्स लिखे थे वो सभी हैं, और फिर उसके रिजल्ट को क्या करना है? इंटरप्रेट करना है, उनके रिजल्ट को बताना है। ये डेफिनेशन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आई होप इस डेफिनेशन को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक एक पॉइंट मैंने डिटेल में बता दिए हैं। अब उसके बाद देखिए, एक नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 तरह की हैं, एक तो सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, उसके लिए एक वीडियो अलग से बना हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग की सिंपल विशेषताएं क्या होती हैं। तो देखिए, ये जो आपने प्रोसेस में जो स्टेप्स पढ़े हैं, 7 जो श्रेणियां जो आपने चढ़ी हैं पूरी अकाउंटिंग की, इसी को आप लिख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी लेखांकन के गुण या फिर विशेषताएं क्या है, तो आपके 7 पॉइंट्स बनेंगे और हर एक पॉइंट में ये लिखे आपको इसको डिस्कस करना होगा, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो ये वाला टॉपिक भी आपका इसमें कवर हो गया। उसके बाद आता है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस भी कुछ नहीं है, सिर्फ वही स्टेप्स हैं जो कि हमने पहले पढ़े हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई क्या करना कि बिजनेस में क्या क्या वो लेन देन हुए हैं जो कि फाइनेंशियल नेचर के हैं। देखिए, बिजनेस से रिलेटेड ही हम लेन देन लेते हैं, जैसे कि कच्चा माल खरीदा 3000 रुपए का, सैलरी दी 1000 रुपए की,
इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 500 रुपए का, माल बेचा यानी इस माल को सेल किया 10,000 रुपए का। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आपका जो अकाउंटिंग की लैंग्वेज है वो ना तो इंग्लिश रहेगी ना ही वो हिंदी रहेगी, आपकी लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश। यानी थ्योरी आप हिंदी में पढ़ोगे लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। इसलिए थ्योरी के लिए आप हिंदी ऑप्ट करना और जब आपको क्वेश्चन करना होगा तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप यही होता है कि किसी भी बिजनेस में उन सभी ट्रांजेक्शन्स को, उन सभी लेन देनों को पहचानना जो कि फाइनेंशियल नेचर की है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी बिजनेस को अच्छा करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि उसमें ईमानदार एम्प्लॉइज कितने हैं, ईमानदार कर्मचारी कितने हैं। लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक इवेंट नहीं है, यानी हम ईमानदारी को पैसे में तो नहीं माप सकते, तो इसीलिए इसको अकाउंटिंग में नहीं लिखा जाता है। इसके अलावा अगर मालिक ने अपने बेटे की फीस दी है अपने खुद के पैसे से, तो वो भी बिजनेस का इवेंट नहीं है, क्योंकि बेटे की फीस देना एक इकोनॉमिक इवेंट तो है लेकिन ये एक बिजनेस इकोनॉमिक इवेंट नहीं है, क्योंकि बेटा उसके परिवार से रिलेटेड है और वो अपनी पर्सनल इनकम से ही दे रहा है, ना कि बिजनेस की इनकम से। हाँ, अगर वो ये होता है कि वो अपनी बेटे की फीस बिजनेस के पैसे में से देता है तो फिर ये बिजनेस एक इवेंट हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम अकाउंटिंग टर्म्स सीखेंगे। तो आई होप ये आपको पता चल गया होगा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती है। तो उन सभी लेन देनों को पहचानना जो कि बिजनेस से रिलेटेड है और फाइनेंशियल नेचर की, यानी ऐसी लेन देन जिसको हम पैसे के रूप में माप सकते हैं, वी कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है, यानी नेक्स्ट जो